हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है और इसमें हम डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल के चार्ट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें एक्स चार्ट है जिसे बार चार्ट एक्स मीन चार्ट कहते हैं, या आर चार्ट होते हैं, या फिर पी चार्ट होते हैं जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक्स चार्ट मीन से रिलेटेड है, आर चार्ट उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है जिसे हम रेंज कहते हैं, और पी चार्ट उसकी प्रोपोर्शन से रिलेटेड होता है। अब इसमें हमने इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन तो कर ली थी। The quality control methodology was developed to control and improve the product of a manufacturing process. Some examples: steel bars must possess a specified tensile strength. Soap must be produced with a low level of impurities, and box of cereal must contain a specified weight. ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल्स हैं जिनमें उसकी जो भी स्टैंडर्ड है उसको वो मेंटेन करना चाहिए। उस दिन भी बात हुई थी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ QC इन क्वालिटी कंट्रोल मेथडोलॉजी इज़ टू इंश्योर दैट द वेरिएबल्स दैट मेजर अ प्रोडक्ट्स क्वालिटी फॉल इनटू एक्सेप्टेबल रेंज। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्शन हो रही है, जो आपने स्टैंडर्ड किसी को प्रॉमिस किए हैं, वही आप की कोशिश होती है कि इंश्योर करें कि प्रोडक्शन में वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें। अगर आपने ये प्रॉमिस किया है कि जो सीरियल का वेट है वो 100 ग्राम होना चाहिए, तो वो 100 ग्राम की जो टॉलरेंस बनती है उसी के रेंज में होना चाहिए। मे बी वो टॉलरेंस आपकी 5 ग्राम्स की होती है, मे बी वो 2.5 ग्राम्स की हो सकती है, अपर एंड लोअर। तो क्वालिटी कंट्रोल में अगर फॉर एग्जांपल वो उस रेंज से प्रोसेस डेविएट करता है, तो देन जो मशीन है या जो भी फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करके फिक्स करने की ज़रूरत होती है। अब QC एंड कंट्रोल चार्ट मेजरमेंट्स ऑन क्वालिटी वेरिएबल चेंज फ्रॉम वन पॉइंट इन टाइम टू अनदर। द एग्जैक्ट वेट ऑफ बॉक्स ऑफ सीरियल में चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। ये हो सकता है कि प्रोडक्शन के दौरान एक पैकेट का वेट दूसरे पैकेट से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान, और वो कहता है जी जो फ़र्क होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। वो फ़र्क जो है वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स हो तो एक्सेप्टेबल होता है। अगर उन स्पेसिफाइड लिमिट्स के बाहर हो तो वो फिर इट मीन्स कि मशीन में कोई ख़राबी है या मे बी लेबर एंड पे कोई इशू है। द एग्जैक्ट लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ सोप इज स्ट्रिक्टली नॉट द सेम from one to another. The exact tensile strength in steel bar is not exactly the same from one another. We indeed expect to have some variability in those variables that define quality in products. इसके बाद randomness and assignable causes के बारे में भी बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में। When the variable on those values is due to pure randomness, we say that the process is in control. ठीक है, randomness से अगर कोई वेरिएशन आती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। बट देयर आर केसेस इन विच फॉर एग्जांपल exact weight in cereal box may tend to increase, the level of impurities may tend to increase, the tensile strength in steel bars may tend to decrease. All of the above can be due to wear in machining process. In this case, randomness is not behind the variation. We say that this is variation due to assignable cause. यानी जो मशीन से रिलेटेड है, मे बी ह्यूमन से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल आपकी लेबर, आप स्किलफुल लेबर नहीं है, तो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है कि अगर आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है
तो ये विद इन लिमिट्स है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के इन बिटवीन वो फ्लक्चुएशन उसकी हो रही है। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है कि आपका प्रोसेस जो है वो इन कंट्रोल है, लिखा हुआ है प्रोसेस इन कंट्रोल एंड विद इन स्पेसिफिकेशन। और इसी तरह से इसको अगर आप देखें तो ये आप देखें एक स्पाइक अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है, प्रोसेस इज नॉट इन कंट्रोल। अब क्या बता सकते हैं ये कंट्रोल में है या नहीं? स्पाइक है और कहता है कि ये जो 16th ऑब्जर्वेशन इज आउट ऑफ लिमिट। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिमिट्स हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नंबर ऑफ आइटम्स हैं और 16 आइटम पे वो आउट ऑफ लिमिट चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो इन कंट्रोल नहीं है बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह से जब आगे मूव करें तो यहाँ भी एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्ज़र्व आपको यहाँ पे बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि ये विद इन लिमिट्स है, अपेरेंटली ये लग रहा है कि प्रोसेस विद इन लिमिट्स हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के इन बिटवीन है। लेकिन यहाँ पे एक जो क्लियर चीज़ आपको नज़र आ रही है वो एक ट्रेंड लाइन है कि जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में है। अपवर्ड ट्रेंड समझते हैं कि ये इंक्रीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग जो प्रोसेस, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रोसेस होता है तो ऐसे प्रोसेस भी आउट ऑफ कंट्रोल ही कंसीडर होते हैं, इवन कि वो विद इन लिमिट्स भी आ जाएं, ठीक है। इसको प्योर रैंडम होना चाहिए। रैंडम से ये मुराद होती है कि इसकी अगर फ्लक्चुएशंस इसमें अगर हों तो वो सेंट्रल लाइन के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल लाइन है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अगर तो प्रोसेस की फ्लक्चुएशन इस सेंट्रल लाइन के अराउंड है, ठीक है, तो ये प्रोसेस इन कंट्रोल है, ठीक है। इवन के वेरिएशन इसमें आ रही है और वो सेंट्रल लाइन के अराउंड वेरिएशन है तो इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वो वेरिएशन ऐसे सेंट्रल लाइन से इंक्रीजिंग ट्रेंड दे रही है, इवन कि वो विद इन लिमिट है बट वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो या इवन डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो तो फिर भी प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये इसकी वन ऑफ द एग्जांपल। इसी तरह से आप देखें कि ये भी फ्लक्चुएशन जो है वो भी उस तरह से नहीं है, मेन जो सेंट्रल लाइन है उसके अराउंड ये फ्लक्चुएशन नहीं है और ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेन लाइन से हट चुकी हैं, यानी 10 to 20 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मेन लाइन से हट चुकी हैं। तो ये भी प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। डिटेक्टिंग assignable causes, the objective of manufacturer is to detect and eliminate assignable causes of variation in quality variables, ठीक है। जो भी आप अगर मैनेजमेंट में जाते हैं और क्वालिटी रिलेटेड, और ये क्वालिटी रिलेटेड जो काम कर रहे होते हैं ये आप तरह की ही जो डिग्रीज करके आए होते हैं स्टूडेंट्स, वही क्वालिटी रिलेटेड चीज़ों को देख रहे होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं। यानी अगर कोई टेक्निकल बंदा बैठा भी हुआ है तो उसने आपसे ही कंसल्ट करना है। तो कौन ये मैथमेटिकल, ये अभी कहाँ मैथमेटिक्स आया, चार्ट्स ही आए हैं। आपके सामने तो चार्ट आएगा ना मैनेजमेंट को, आप कहेंगे जी दिखाओ चार्ट प्रोसेस। आपको तो ये तो पता होगा ना कि चार्ट में अगर एक प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो अपर लिमिट को या लोअर लिमिट को क्रॉस कर देगा, इतना तो पता चल गया। इसमें तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये तो अब गाइड आपको तो ये तो पता चल जाएगा ना। जब आप उससे पूछेंगे कि भाई मुझे दिखाओ जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपके सामने चार्ट आएगा, मैथमेटिक्स फार्मूला तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं। अब
आप उसको जो भी आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को ये कहेंगे भाई इसको फिक्स करें, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये बात करने का ये मकसद है कि आपको पता चले ये चीज़ें हैं क्या और कैसे आई हैं, ये चार्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। वंस असाइनेबल कॉजेज आर एलिमिनेटेड, नेक्स्ट टू reduce process variation to get distribution with specification, the variance of the distribution should be as small as possible। यानी जो वेरिएंस होता है जब एक प्रोडक्शन हो रही होती है तो प्रोडक्शन में डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो प्रोडक्शन से निकल रही होती हैं। वो कहता है कि अगर वो वेट ओरिएंटेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी क्वालिटी वेट ओरिएंटेड है, तो वेट डिफरेंट आइटम्स के जो वेट्स हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, यानी उनका जो वेरिएंस है वो कम होना चाहिए आपस में। इसके बाद कंट्रोल चार्ट, इसमें वंस अ प्रोसेस इज इन now to be in control, there are two characteristics that are monitored, the mean of the process और इसी तरह वेरिएंस ऑफ द प्रोसेस। इन दो चीज़ों को देखा जाता है, मीन को और वेरिएंस को देखा जाता है। दे आर मॉनिटर्ड बाय यूजिंग सो कॉल्ड कंट्रोल चार्ट्स, तो इनको कंट्रोल चार्ट्स कहा जाता है। टू डू सो द सैंपल ऑफ n आइटम्स आर ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस एट स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, से हाफ एन आर और एन आर। तो इसको मतलब जांचने के लिए या इसको एनालाइज करने के लिए क्या होता है कि जब आपका प्रोसेस का चल रहा होता है, मे बी वो प्रोसेस 24 घंटे बाद यूनिट्स जो हैं वो 24 घंटे चलते हैं, शिफ्टें चेंज होती रहती हैं लेकिन प्रोसेस 24 घंटे चलते हैं। आपने क्वालिटी चेक करनी है तो कहेंगे भाई हर घंटे में वो अगर 1000 आइटम प्रोडक्शंस की हो रही है, मे बी 100 हो रही है, आप कहेंगे भी 4-5 पीस उठा के ले आओ, ठीक है। एक घंटे में 4-5 पीस आप चेक करेंगे, फिर दूसरा घंटा आया फिर 4-5 पीस उठाए वो चेक किए, इस तरह से मे बी इवन उसकी प्रोडक्शन हज़ारों में है विद इन एक घंटे में, लेकिन आप सारे तो नहीं चेक कर सकते, आप कुछ सैंपल उससे उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप ओवर द आवर या ओवर 1 आवर आप कुछ सैंपल उठाएंगे और उनको चेक करेंगे, ठीक है। द सैंपल मीन एक्स बार एंड द रेंज और कॉल्ड आर कैलकुलेटेड, they are plotted on so called x bar and r charts। अब इसमें दो चीज़ें हैं, x बार और r। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये x बार क्या है। x बार सिंपल वही फार्मूला है जो ऑलरेडी आपने मैट्रिक से लेके अभी तक ये करते आ रहे हैं। x बार इज इक्वल टू समीशन xi ओवर n, ये वो फार्मूला है जिसे हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। एवरेज कहते हैं, मीन कहते हैं, या फिर एक और एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। तीन चीज़ें, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज, मीन, एक ही चीज़ का नाम है। तो ये फार्मूला उसकी कैलकुलेशन का है। और रेंज आपको पता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम ऑफ द डेटा, ये रेंज का फार्मूला होता है। तो ये दो चीज़ें, इसका प्लॉट और इसका प्लॉट, आपको एक्स बार का जो प्लॉट है वो एक्स चार्ट और आर का प्लॉट है जो आर चार्ट के नाम से जाना जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी प्रोसेस में होते हैं तो वहाँ से इंफॉर्मेशन किस तरह से लेंगे और वहाँ से एक्स बार और आर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक शीट, यानी जो प्रैक्टिकली आपको अब इसमें आना चाह रहा हूँ मैं, बल्कि इसका जो फार्मूला है उस पर पहले पहुँचते हैं और उसके बाद फिर मैं इसके आता हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर। ये चार्ट है ऑफ कोर्स वही। अच्छा, ये इसका फार्मूला है जो अगर आपके पास पॉपुलेशन ओरिएंटेड पैरामीटर होते हैं तो ये फार्मूला है, ये वाला 1। अगर आपके पास पॉपुलेशन ओरिएंटेड पैरामीटर्स हों, यानी पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप ये फार्मूला 1 यूज़ करेंगे तो आपके पास एक्स बार चार्ट जो है वो आ जाता है, या जिसे आप म्यू चार्ट कहते हैं। ये सेंट्रल लाइन कह लें आप इससे, सॉरी सेंट्रल लाइन एंड लोअर एंड अपर लिमिट तीनों आ जाएंगी। समटाइम्स mu is unknown but
we estimated we can so but can be estimated by averaging a large number of observation. Mu और its estimate determine the central line. ये देखें, ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन मीन हो या उसका एस्टिमेट, और उसका एस्टिमेट क्या होता है एक्स बार सैंपल मीन, ऐसे ही है। अगर पॉपुलेशन मीन नहीं है तो उसका एस्टिमेट जो कि सैंपल मीन है वो सेंट्रल लाइन बिहेव करेगा, और अपर और लोअर लिमिट इसी तरह से हम स्पेसिफाई करेंगे 3 into सिग्मा एक्स बार, और सिग्मा एक्स बार का ऑलरेडी हमें फार्मूला पता है विच इज सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, और ये फार्मूला वही है जो ऑलरेडी हमने चैप्टर जो 10 में हमने ये सीखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ सिग्मा कैन बी एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू नहीं है जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है कि जब हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, जब हमारे पास पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नहीं है तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला फाइनली मतलब यहाँ से ड्राइव हो के ये फार्मूला बनता है A2 R बार, और फाइनल जो इसका फार्मूला बनता है ये है। जो फाइनल फार्मूला टेबल है वो ये है कि जिसमें आपको म्यू चाहिए यानी एस्टिमेटेड मीन, वो है एक्स बार बार विच इज़ 1/k इंटू समीशन एक्स बार आई ओवर, मतलब इसको आप सम अप करें, और अपर लिमिट में एक्स बार बार जो कि यहाँ से आ रहा है और प्लस A2 R बार। अब A2 जो नंबर है ये आएगा टेबल से, ये दोनों एक्स बार बार और R बार आप अपने डेटा से कैलकुलेट करेंगे, और मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब देखें, इस सारी चीज़ों में दो चीज़ें हैं, जो तीनों फार्मूलाज हैं इनमें दो चीज़ें हैं, एक एक्स बार बार और दूसरा R बार। ये दो ही चीज़ें हैं ना। इन दो चीज़ों को तो अभी हम एस्टिमेट करना सीखेंगे, और जो तीसरी चीज़ इसमें रह जाती है वो A2 है, और वो वैल्यू आती है टेबल से। ठीक है, अभी मैं इसका टेबल भी आपको दिखाता हूँ। ये स्लाइड नंबर हम अभी पहुँचे हैं 17 पे, तो ये देखें, ये टेबल होगा। ये टेबल आपको गिवन होगा आपके एग्ज़ाम में भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये टेबल आपको एग्ज़ाम में गिवन होगा। यहाँ पे देखें A2, D2, D1, D2, D3, D4, ये सारी वैल्यूज़ हैं, और दीज वैल्यूज़ आर करस्पॉन्डिंग टू द सैम्पल साइज़। ठीक है, ये सैम्पल साइज़ के करस्पॉन्डिंग आपने पिक करना होता है कि जो भी आपको नंबर डिपेंडिंग अपॉन के सैम्पल साइज़ क्या है। अगर आपको A2 चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब वापस चलते हैं, स्लाइड नंबर 17 पे हैं अभी हम। अच्छा, अब ये फार्मूला आपके सामने है। अब सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, एक्स बार बार चाहिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डेटा हमारे सामने है। ये देखें ज़रा, क्रूशल चीज़ है, मतलब समझने के लिए है, आसान है, बाद में ये होता है कि गुजर जाता है टाइम तो फिर समझ नहीं आती। अब ये सैंपल 1 में 4 ऑब्जर्वेशन है, इसका ये मतलब है, ऊपर ये लिखा हुआ है, अ क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम सैंपल द डायमीटर ऑफ n इज इक्वल टू 4 बेरिंग ईच आवर, यानी हर घंटे में ये 4 बेरिंग जो हैं वो पिक कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, हर घंटे में वो 4 बेरिंग को उठा रहे हैं, और उनकी मेजरमेंट्स को उन्होंने यहाँ पे नोट कर लिया। 4 बेरिंग लिए और उनकी मेजरमेंट को नोट कर लिया। फिर दूसरे किसी घंटे में भी वो घंटा एग्जैक्टली उसके बाद नहीं हो सकता, वो मे बी 4 घंटे बाद फिर 1 घंटे में 4 पीसेज उठा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने फिर मेजरमेंट करना शुरू कर दी। तो इस तरह से हर घंटे में ये 4 पीसेज बेरिंग के उठा रहे हैं, उनकी मेजरमेंट कर रहे हैं।
बात समझ आ रही है ना। तो इस तरह से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है 25 घंटों का, 25 घंटों का डेटा लिया और हर घंटे में 4-4 बेरिंग उन्होंने लिए, उनकी मेजरमेंट ली। अब ये डेटा हमारे पास ये आ चुका है। अब ये वो डेटा है जो हमने किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से लिया है। ठीक हो गया, ये करना आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आपने क्या करना है, क्योंकि हमें चाहिए एक्स बार और फिर बार, एक्स बार बार, यानी हमें एक्स बार बार चाहिए जो कि इसके इक्वल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास आ चुकी हैं, 4 ऑब्जर्वेशन, हम इसका निकालेंगे एवरेज, यानी इनका मीन निकालेंगे एक्स बार। ये देखें एवरेज का फार्मूला है ये। तो अब सिंपली फॉर एग्जांपल इक्वल, मैंने ये वाली ऑब्जर्वेशन किधर गई, एक मिनट, अच्छा ये देखें, आपने जो फर्स्ट सैंपल का एक्स बार है किस तरह से निकालना है, एवरेज लिखा आपने, ये एवरेज, और इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप कर लिया, इसको क्लोज किया तो आपके पास ये इसकी एवरेज आ गई फर्स्ट की। और इस लाइन को आप ऐसे खींचेंगे, मतलब तो आपके पास सारी की सारी 25 आवर्स की एक्स बार आ जाएगी। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वैल्यू है रेंज, तो इन 4 ऑब्जर्वेशन में आप करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी यह देखें मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, तो रेंज आ जाती है इन 4 ऑब्जर्वेशंस के लिए, इन 4 ऑब्जर्वेशन के लिए रेंज आ जाती है। 4 ऑब्जर्वेशन की रेंज ये है, यानी इन 4 ऑब्जर्वेशन में जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उसको माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। यानी फर्स्ट सैंपल के लिए ये इंफॉर्मेशन और ये दो इंफॉर्मेशन फर्स्ट सैंपल के लिए है। इसी तरह हर सैंपल के लिए एक्स बार और रेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक्सेल है तो आप ऐसे उसको स्लाइड करेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक्स बार और रेंज आपके पास आ जाएगा। एक्स बार आता है एवरेज, हाँ जी, यानी 4 ऑब्जर्वेशन को एवरेज कर देंगे तो एक्स बार आ गया, जो फर्स्ट एक्स बार है। बात को फॉलो कर रहे हैं ना। और इसी तरह से अब आपको चाहिए एक्स बार बार, तो आपके पास जो कॉलम एक्स बार का है, ये कॉलम एक्स बार का है, ये सारे का सारा कॉलम एक्स बार का है। हम इन सारी वैल्यूज को एवरेज आउट करेंगे, इन सारी वैल्यूज को एवरेज करेंगे तो एक्स बार बार आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बार बार। और ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखें आपके सामने। और ये देखें इसका जो फॉर्मूला है, हमने क्या किया है कि G13 से लेके G13 से लेके G37 तक हमने इसको सम अप कर लिया। ये G13, ये देखें ये वैल्यू G13 है, और अंटिल G37 तक हमने इसको सम अप किया है। तो हमारे पास एक्स बार बार की वैल्यू आ चुकी है, यानी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है सेंट्रल लाइन, वो हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद आर बार भी हमारे पास आ चुका है, जो कि इसकी एवरेज है। जितनी आर वैल्यूज़ हैं उनको एवरेज करेंगे तो आपके पास आर बार आ जाता है। और इसी तरह A2 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 25, ऑलरेडी ये 0.729 है।
अकॉर्डिंग टू द टेबल। ठीक हो गया। तो अब हमने देखना है कि वो जो ग्राफ है कि ये प्रोसेस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। तो सिंपली आप इसका ग्राफ ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया यार ये शो नहीं हो रहा इधर इंसर्ट फंक्शन। लेट मी चेक। यहाँ से ग्राफ पे कैसे जाया जा सकता है इधर से शॉर्टकट? शायद ये देखिए, ये वो ग्राफ कि इसमें अब देखिए जो प्रोसेस है ये सेंट्रल लाइन है इसमें ये वाली, ठीक है, ये ब्लू वाली, और अपर लिमिट ऑरेंज में और ये लोअर लिमिट, और ये येलो कलर में आपके पास वो प्रोसेस है, ठीक है, कि ये विद इन लिमिट है, ठीक है ना। ये ग्राफ हम प्रैक्टिकली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये देखें सेंटर लाइन और ये एक्स बार ऑलरेडी हैं अप एंड लो, तो ये इसी तरह से हमने इसको कैलकुलेट किस तरह से किया अप एंड लो लिमिट, तो मैं वो भी आपको भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लाइन तो ऑलरेडी ये हमारे पास आ चुकी थी जो हमने इसको एवरेज आउट किया था, ये सेंट्रल लाइन है एक्स बार बार, ठीक है, और आर बार आपके पास ये है ए टू ये। तो अब आप देखें ये जो फर्स्ट है अप का फार्मूला देखें ये है, ठीक है। अप में क्या हो रहा है कि K17 और K17 आपके पास क्या है एक्स बार बार, और उसमें प्लस हो रहा है A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार, यानी ये वाली वैल्यू है एच एंड सॉरी ये वाली K14 और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे यूज होती हैं, K13 एंड K14 दोनों वैल्यूज, ये एक्स बार बार प्लस ये और ये मल्टीप्लाई दोनों यहाँ, तो ये आपके पास अब आ जाएगी। इसी तरह से दो को निकालने के लिए एक्स बार बार माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, तो फॉर्मूला जो देखें आपके लिए प्लस हो रहा है और लो के लिए वो माइनस होगा। ये देखें ज़रा वही चीज़ें माइनस में, यानी फार्मूला अगर आपके जहन में हो दूसरा वाला ये वाला, बिल्कुल ये फार्मूला हमने लगाया है वहाँ पे, ठीक है, इजी है। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछें। एक्सेल में इजी है,
बहुत इजी है एक्सेल में। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो मतलब हम हवा में करते रहें बातें में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम को भी छोड़ें फ़िलहाल, तो ये समझने की कोशिश करें कि ये है क्या चीज़। ठीक है, बाद में हम देख लेंगे एग्ज़ाम भी किस तरह से करना है। कर दिया है, ये स्लाइड्स मैंने कर दी हुई हैं अपलोड, यूट्यूब का भी कर दूंगा इंशाल्लाह। क्या चीज़? हाँ, मंडे को हुई थी क्लास। अच्छा, इसको मैं कर रहा हूँ ज़रा